हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों के हिंदी प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम नेट के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। अभी तक इसके 80 प्रश्न हो चुके हैं। आइए अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीत नाट्य हैं। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनमें से हमें गीत नाट्य बताना है। सबसे पहली रचना है अग्निलोक। यह एक गीत नाट्य है और इसके रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। दूसरी रचना है उन्मुक्त। यह भी एक गीत नाट्य है और इसके रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त। तीसरी रचना है नेपथ्य राग। यह एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर मीराकांत। चौथी रचना है त्रिशंकु। हिंदी में त्रिशंकु नाम से अभी तक 3 रचनाएं लिखी गई हैं, जिनमें से एक कथा संग्रह है। इसके रचनाकार हैं मनु भंडारी। दूसरा नाटक है, इसके रचनाकार हैं ब्रज मोहन सिंह। और तीसरी रचना है निबंध। इसके रचनाकार हैं अज्ञे। इस प्रकार हिंदी साहित्य में एक ही नाम से कई तरह की रचनाएं मौजूद हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इन सभी रचनाओं को विस्तार से बताएंगे। इस प्रश्न की बात करें तो इसमें का और खा ये 2 सही हैं। इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। इसका उत्तर होगा बी, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। दूसरा, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। तीसरा है, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। चौथा है, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। धर्मवीर भारती के बारे में ये सही नहीं है। 84वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर कुछ काव्य कृतियाँ दी गई हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहली कृति है विष्णुप्रिया। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1957। दूसरी रचना है कुकुरमुत्ता। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1948। तीसरी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1964। चौथी रचना है आंगन के पार द्वार। इसके रचनाकार हैं अज्ञे और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1961। इसका उत्तर होगा बी। सबसे पहले कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, उसके बाद आंगन के पार द्वार और फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। इसका उत्तर होगा ए, व्याकरण संबंधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो इसका उत्तर होगा बी, वापसी। इसकी लेखिका हैं उषा प्रेमदा। बाकी जो रचनाएं हैं, चीप की दावत, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। दोपहर का भोजन, इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। बूढ़ी काकी, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। यहाँ पर 4 उपन्यास दिए गए हैं। इन चारों उपन्यासों के लेखक हैं गिरिराज किशोर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, पहला गिरमटिया। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। 88वां प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
स्थापना है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसका उत्तर होगा बी, का सही खा सही। अगला प्रश्न है अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? इसका उत्तर होगा सी, हंस। अगला प्रश्न है जो ही पंखी के नियर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी, तरिबर होई निपत। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में उक्त भाव की क्या विशेषता है? यह पंक्तियां पद्मावत की हैं जिसके लेखक हैं जायसी, और इसका सही उत्तर होगा सी। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं। इसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाता है और उसमें से हमें उत्तर को छांटना होता है। अब अगले जो 10 प्रश्न हम हल करेंगे वह इसी गद्यांश पर आधारित होंगे। तो आइए पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, बाद में प्रश्नों को हल करते हैं। भावना को मूर्त रूप से रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यही रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की उपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन में नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना झपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होना, इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ होते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता, पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करता है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि शोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से ना आए, या आए भी तो ऐसे मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति ना हो। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। कविता में विशेष सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? इसका उत्तर होगा बी, कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है सामान्य धर्म वाली बातें तत्व निरूपक के लिए अनुपयोगी हैं। दूसरा कथन है जाति संकेतक शब्दों को सुन पढ़कर
भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप में नहीं आ पाता। तीसरा कथन है बद भीषण यंत्रणा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के शोभक दृश्य कविता में साध्य हैं। चौथा कथन है विलक्षण अर्थ के प्रतिपादक शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। बद भीषण यंत्रणा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के शोभक दृश्य कविता में साध्य हैं। अगला प्रश्न है जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है। इसका उत्तर होगा सी, तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी। अगला प्रश्न है वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है। इसका उत्तर होगा सी, कई अस्पष्ट भावों का संकेतक होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्म स्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। दूसरा कथन है कविता का नाम स्थित विशेष के लिए अनेक घटनाओं अवस्थाओं और स्थितियों का सामने लाना है। तीसरा कथन है कविता के लिए वस्तुओं और व्यापार को मन में कुछ देर संचित रखना अपेक्षित होता है। चौथा कथन है कविता का नाम व्यापक अर्थ संकेतों से नहीं चल सकता। इसका सही उत्तर होगा ए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्म स्पर्शी व्यापारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। अगला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी। इसका उत्तर होगा बी, उसका कर्म फल प्राप्ति की अवश्यंभावित और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। अगला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इस समय की बातों का मध्यकालीन होना। दूसरा कथन है भावों का अनुभव और संस्कार से कोई संबंध नहीं है। तीसरा कथन है नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। चौथा कथन है साहित्य के जिज्ञासु के लिए परिवर्तनमान मूल्यों की जानकारी अपेक्षित नहीं है। इसका उत्तर होगा सी, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। अगला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों को ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। इसका उत्तर होगा डी, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है। अगला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है। इसका उत्तर होगा ए, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। अगला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है किसी देश के मनुष्य सदैव ही विचार विशेष को समान मूल्य देते रहे हैं। दूसरा कथन है पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितनी भूमिका है उतनी आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में की नहीं। तीसरा है सभी भावों के मूल्यों में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। चौथा है सभी भावों के मूल्यों में पुराने संस्कार और नए अनुभवों का कोई योगदान नहीं है। इनमें से जो कथन सही है वो है सी वाला। सभी भावों के मूल्यों में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। आज हमने प्रश्न पत्र के 20 प्रश्नों को हल किया। इस प्रकार हमने संपूर्ण 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रयास पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।